बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनेक्सर जे की फ़ाइलिंग के हवाले से है। बहुत से लोग हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कशन और कन्फ्यूजन का शिकार देखे हैं मैंने, और पूछ भी रहे थे कि एनेक्सर जे की फ़ाइलिंग, हालांकि सिंपल सा ये एनेक्सर है और बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर के लिए है कि वो अपनी जो है वो प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो FBR को मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करे। तो आज ही कंप्लीट डिस्कशन होगी, इसकी फ़ाइलिंग हम देखेंगे, रिकन्सिलिएशन देखेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स देखेंगे कि इसको फ़ाइल करते हुए कुछ एरर्स और कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये आज का हमारा एजेंडा और आज की जो है डिस्कशन होगी हमारी इस टॉपिक के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा नज़र आ रहा है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे हमारी डेली बेसिस पे बहुत सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन होती है। तो आप अपना नाम, सिटी और प्रोफेशन जो है हमें मैसेज करें इस नंबर के ऊपर, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं तो यहाँ भी हमारा कम्युनिटी डिस्कशन ग्रुप है, आप यहाँ पे भी आके अपने सवालों जवाब कर सकते हैं। और अगर इसी तरह की आप कंस्ट्रक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि एनेक्सर जे का मतलब क्या है। जैसा कि आपको पता है कि ये बेसिकली हमने रिपोर्ट करनी होती है अपनी प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स जो इन्वेंट्री है वो FBR को हमने रिपोर्ट करनी है। और उसमें नेमली जो चीज़ें हमने करनी होती हैं वो अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि लास्ट मंथ हमारी जितनी हमारे पास जो है वो यूनिट्स बच गए थे जो बेच नहीं सके हम, हमारी जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, इस मंथ के दौरान हमने कितना प्रोड्यूस किया है मटेरियल, वो कुछ भी हो सकता है, और ड्यूरिंग द मंथ हमने कितने यूनिट जो हैं या कितने केजीज़ या कितने लीटर या कितने मीटर्स हमने सेल किए हैं, और इस मंथ के एंड पे हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो फिनिश गुड्स की वो कितनी बच गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि एनेक्सर F जो है वो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन, परचेज़, उस हवाले से इस्तेमाल होता है, जबकि एनेक्सर जे जो है ये फिनिश गुड्स जो है और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के काम की चीज़ है। तो अगर हम इस पूरे एनेक्सर जे की डिस्कशन को अगर समराइज़ करें तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन है और फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है, जो मंथ बेसिस पे आपने रिपोर्ट करनी है FBR को, एनेक्सर जे बेसिकली जो है वो उसको कवर करता है। अब इसकी ज़रा हैयत देखते हैं, क्या शक्ल सूरत है इसकी। तो ये आपके सामने एनेक्सर जे है, जो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इससे वाकिफ़ भी होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, उसका ये एनेक्सर जे है जो कि पाइप बनाती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें, अगर हम थोड़ा सा इसका फ्रंट एंड अगर हम देखते हैं तो इसमें देखें कि या तो आप इस एनेक्सर को आप नल फाइल कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रोडक्शन नहीं है और आप नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। सबमिट एनेक्सर, जब सारा फिल हो जाए तो उसको यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। बैक टू रिटर्न का बटन है, सेव कर सकते हैं इसको, और मैनेज लिस्ट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है इसके अंदर कि आपने सबसे पहले अपनी जो रेलेवेंट प्रोडक्ट है वो जाके इस लिस्ट से सिलेक्ट करनी होती है। तो अगर आप मैनेज प्रोडक्ट वाले इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके पास ओपन होती है, एक नया पॉपअप विंडो ओपन होती है। इसके अंदर तकरीबन 60s की रेंज में वो ऐसी तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं, ऊपर इसका SRO है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको MS वर्ड के अंदर ये SRO जो है वो डाउनलोड भी हो जाता है। तो अब आप करना ये, जैसे मैं फ़र्ज़ करें शुगर का जो मैन्युफैक्चरर है मैं उसकी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से टिक करूँगा। टिक करने के बाद इसको मैं अपडेट करूँगा। तो अपडेट करने के बाद ये आप देख रहे हैं जैसे नीचे इस तरह करके ये प्रोडक्ट ऐड हो सकती है। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं तो आप वहाँ से अपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपनी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ से एक या एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो कि सुबह डिस्कशन भी हो रही थी, शोएब भाई हमारे बावलपुर से ये डिस्कस कर रहे थे कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से क्या मुराद है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से मुराद सर ये है कि एक यूनिट जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो फुल मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर वो जिसका वो फिज़िकली कैपेबल है कि वो प्रोड्यूस करे अपनी फुलेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ इनपुट, यानी कि आपकी कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम अगर नहीं बनता, कोई लेबर स्ट्राइक पे नहीं जाती, कोई पावर कट डाउन नहीं होती, और अगर एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक जो यूनिट है वो चलता है तो वो कितना 30 दिनों के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है या एक दिन के अंदर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक मंथ की निकाली है, एक यूनिट फ़र्ज़ करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि अगर ये वाला जो
यूनिट है ये एक महीना बग़ैर किसी इंटरप्शन के चलता है तो ये 100 यूनिट बनाता है, ठीक। लेकिन करंटली अब उसमें डिपेंड कर सकते हैं कि आप डिफरेंट ऑप्शन पे जाते हैं कि अगर आप आपकी लेबर की शिफ्ट्स लगती हैं या एक लेबर की शिफ्ट्स लगती है या 24/7 वो चलता है, तो अब ये कैपेसिटी के डिफरेंट लेवल्स होंगे। फ़र्ज़ करें नॉर्मल लेवल है कि हम 2 शिफ्ट्स के साथ 1000 यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक, एक यानी कि बन सकता है, लेकिन हम फ़िलहाल कितने बना रहे हैं 750 यूनिट्स। इसका मतलब है कि इस यूनिट को हम 75% यूटिलाइजेशन के ऊपर या कैपेसिटी के ऊपर जो है वो चला रहे हैं, यानी कि अभी भी 25 की गुंजाइश मौजूद है, 250 यूनिट 25% की या 250 यूनिट की गुंजाइश मौजूद है जो कि हमारे पास आइडल कैपेसिटी है। इसको हम जो है वो हार्नेस कर सकते हैं अगर हम इसको फुलेस्ट और जो है वो कैपेसिटी के ऊपर चलाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का वो वहाँ पे नंबर डालने का मकसद यही है कि FBR वाले या का जो ऑफिसर है वो ये एस्टिमेट करना चाहता है कि अगर ये यूनिट जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर चलता है तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, और ये मंथ के दौरान या साल के दौरान हमें सेल कितनी रिपोर्ट की जा रही है, कहीं हम ही तो गोल नहीं किया जा रहा। तो इसलिए उन्होंने ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की ऑप्शन रखी है। तो आप अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर भी हो सकती है कि फ़र्ज़ करें अगर 3 शिफ्ट्स लगती हैं 24/7 एक यूनिट चलता है तो वो कितनी बोरियां, कितने मीटर या कितने लीटर डिपेंड करता है ना जी, वो जो भी आपका मेजरिंग यूनिट है वो कितना प्रोड्यूस करता है। फिर आप देखें कि आप अचीव कितनी कर रहे हैं, और फिर आप देखें कि परसेंटेज यूटिलाइजेशन आपकी कैपेसिटी की कितनी है। तो आप फिर क्या करें कि जितने लेवल्स हैं आपके, यानी कि फ़र्ज़ करें हम 3 लेवल्स बनाते हैं कि अगर हम सिंगल शिफ्ट के साथ जाते हैं तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ हम मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं और कितनी कर रहे हैं। 2 शिफ्ट्स के साथ जाते हैं या 3 शिफ्ट्स के साथ जाते हैं तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आप अपना जो भी आपका लेवल है उसके मुताबिक आप अपनी एक इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है कि ये नेक्सर जे इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऐसे तमाम प्रैक्टिशनर्स, ऐसे तमाम लोग जिनका भी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेल्स टैक्स ऑडिट करने का मौका मिला है, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं वो लोग, क्योंकि डिपार्टमेंट इस वक्त जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड है और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है और जो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न है ये बिल्कुल एक पेज पे हो, ये कोहेरेंट होने चाहिए। ये ना हो कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और प्रोडक्शन कुछ और है, आपके रिकॉर्ड में कुछ और आ रहा है, आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न कुछ और कह रही है। दूसरी चीज़, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। ये वो देखना चाहते हैं कि भाई पिछले साल महीने की कितनी पड़ी थी स्टॉक, इस महीने आपने कितना प्रोड्यूस किया और क्लोजिंग कितनी है, और अगले साल की ओपनिंग क्लोजिंग। तो वो इस पूरे प्रोसेस से बेसिकली आपकी प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। आगे है कि वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेल। अब देखें बहुत से लोग ये भी कर रहे थे, या बहुत से अकाउंटेंट्स ये बात जानते होंगे कि आप सेल्स शो करने की बजाय आप वर्क इन प्रोसेस शो कर दें। आप कहें जी कि ये तो अभी हमारी बनी नहीं है, अभी ये सेमी फिनिश्ड है, पूरी फुल फिनिश्ड है ही नहीं है। तो इस तरह वो अब ये चाह रहे हैं कि आप हर मंथ आप उन्हें बताएं कि आपकी एक्चुअल सेल कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स में गोल कर सकते थे। आप कहते थे कि जी ये तो अभी सेमी फिनिश्ड है, ये फिनिश नहीं है, ये वर्क इन प्रोसेस है हमारा फिनिश। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि आप, तो बहुत से लोग जो हैं वो एक्चुअली जो सेल अपनी थी उसको अंडर रिपोर्ट कर रहे थे इस तरह कि वो उसको अभी वो कहते हैं कि ये तैयार नहीं है, वो वर्क इन प्रोसेस के खाते में डाल देते थे, कहते चलें अगले महीने शो कर लेंगे, अगले महीने शो कर लेंगे। तो अब इससे एक तो आपकी जो अंडर रिपोर्टिंग होती थी सेल की वो भी कम हो जाएगी। फिर ये एक रिकन्सिलिएशन ऑफ आपके पास फिनिश गुड्स का जो स्टॉक होता है वो अब मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे वो आपकी बुक्स के साथ और आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ वो इसको भी रिकन्साइल करने में किसी हद तक वो कोशिश करेंगे कि इसको भी जो है वो रिकन्साइल किया जा सके। उसके बाद रोल ऑफ मेजरिंग यूनिट है, ये थोड़ा सा मैं कंसर्न होता हूँ इस चीज़ के ऊपर। कोई छोटी सी चीज़ है। चीज़ ये है कि देखें, पहली तो बात ये है कि आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से देखें। जैसे रूल 14 जो है चैप्टर 2, अगर आप इनकम टैक्स रूल्स का देखते हैं तो वहाँ पे उन्होंने पूरी एक वो दी है, यूनिट्स दी हैं कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कौन सा मेजरिंग यूनिट आपने लेना है। तो आप जब भी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर अपनी इनवाइसेस लोड करेंगे तो उस मेजरिंग यूनिट का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो वहाँ पे टन्स के अंदर है तो आप कोशिश करें कि अपने मंथली जो आपकी इनवाइसेस हैं उनको टन्स में कन्वर्ट करके वहाँ पे अपलोड करें, ताकि आपका
रिकॉर्ड जो है वो, अब इस तरह जब आपकी इन्वाइसेस बनती हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे भी मेजरिंग यूनिट आपका इन्वाइस के ऊपर आए। फिर आपकी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती हैं, आपका सिस्टम है, ERP है, जो भी सिस्टम आपने रखा है, वहाँ पे आप आते हैं तो वहाँ पे भी अपने मेजरिंग यूनिट्स का ख्याल ज़रूर रखें। फिर जब आप उसको लोड करते हैं एनेक्सर C के अंदर, एनेक्सर J के अंदर, तो वहाँ पे भी रिपोर्ट करते हुए अपने मेजरिंग यूनिट का जो है वो ख्याल लाजमी रखें। इसमें आप रूल 14 से जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा कंसर्न और सूटेबल जो है वो मेजरिंग यूनिट है, वो kg है, वो टन है, वो मीटर हो सकता है, वो लीटर हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। जैसे कि व्हीकल्स की प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो नंबर्स में उनका मेजरिंग यूनिट है, तो ये डिपेंड करता है। तो इसको ज़रूर क्लियर करें अपना। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। तो जैसा आपको पता है कि ये चीज़ इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, जो मतलब है आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, बजटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कंट्रोलिंग या कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये प्रैक्टिस वेरी करती है। लेकिन बात कहीं ना कहीं यही होती है कि आपने डेली रिपोर्ट बनानी है कि आपने कितना जो है वो प्रोडक्शन आज की, कितना माल नया बनाया, कितना बिक गया, कितना स्टोर में पड़ा हुआ है, या ये कहीं मंथली रिपोर्ट होती है, कहीं ना कहीं ये आप देखते होंगे कि क्वार्टरली भी रिपोर्ट होती है, कहीं ना कहीं एनुअल भी होती है। लेकिन रिपोर्ट की शेप कुछ भी हो, रिपोर्ट का लेआउट कुछ भी हो, रिपोर्ट के अंदर कॉलम्स एंड रोज़ जितने भी हों, लेकिन वो ऑल बॉयल डाउन टू चीज़ें आप यही देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा, यानी कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, फिर ओपनिंग कितनी थी, यानी कि पिछले पीरियड की, पिछले मंथ की, पिछले दिन की, अगर आप डेली बेसिस पे बना रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना, यानी कि आज आपके पास कितना है, आज के दिन में या इस महीने में या इस क्वार्टर में या इस साल में कितना प्रोड्यूस हुआ, फिर सेल कितना हुआ, आउट कितना हो रहा है, और क्वांटिटी आपके पास कितनी बच रही है। तो इस रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना अब ज़रूरी है, इसलिए कि जिन लोगों ने भी सेल्स टैक्स का ऑडिट करवाया है मैन्युफैक्चरर का, वो ये जानते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। ये रिकनसाइल करानी पड़ती है रिटर्न के साथ बैठ के। तो चूँकि आपका मंथ, एक पीरियड जिसे वो सेल्स टैक्स में हम कहते हैं, वो क्लोज़ हो रहा है, तो कोशिश करें कि अपनी क्वांटिटीज़, अपनी प्रोडक्शंस, अपना क्लोजिंग, अपनी फिनिशिंग, तमाम चीज़ें वो रिटर्न के साथ उसका सबमिट का बटन दबाने से पहले ये तमाम चीज़ें ज़रूर रिकनसाइल करें, और उसको फिर उसका जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करें और उसको फिर दिल्ली तक ले आएँ कि दिल्ली तक ये रिपोर्ट्स आपकी प्रॉपर रिकनसाइल हों, अगर आप सेल्स टैक्स ऑडिट और उसकी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। अब ये देखें, अब वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले फॉर्मेट दिखाया है, अब यहाँ पे उन्होंने वही फॉर्मेट ऑलमोस्ट उन्होंने एनेक्सर J के अंदर भी बनाया है, और यही इन्फॉर्मेशन जो है आपकी डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट कह सकते हैं आप उसको, डेली जो है वो सेल्स रिपोर्ट होती है, स्टॉक रिपोर्ट होती है, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइनेंस और कॉस्टिंग और प्रोडक्शन और ये सारे क्वालिटी डिपार्टमेंट और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये बना रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना होता है कि उन तमाम को रिकनसाइल करना है, क्योंकि एनेक्सर J फाइल करने के लिए हमें यही तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे चाहिए होती हैं। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं, हमने डिस्कस किया एनेक्सर J क्या है, हमने क्यों फ़ाइल करना है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी शेप क्या है, इसमें क्या कुछ डाटा आपने लोड करना है। अब आखिर में हम आगे जब आप एनेक्सर J को सबमिट कर रहे होते हैं तो सबमिट करते हुए आपने जो जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो 3 चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक जो एनेक्सर J फाइल किया है तो उसमें जो 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका एनेक्सर C, ये देखें ये फिगर्स मेरी एनेक्सर C से आ रही हैं। आपके एनेक्सर C के अंदर आपने एक्सक्लूडिंग वैल्यू भी आपकी आ रही होती है और यूनिट्स भी आ रहे होते हैं, राइट। अब आपने करना क्या है कि आपने एक यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू, गॉट माई पॉइंट, यानी कि आप यहाँ भी क्वांटिटी और आपकी ये वाली क्वांटिटी आपस में ये बराबर होनी चाहिए। ये आपकी वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ के एनेक्सर J की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए एक ही सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर। ये ना हो कि आपने वहाँ पे कुछ और क्वांटिटी डाली हो, यहाँ पे क्वांटिटी और हो, तो यहाँ पे ये यानी कि रिटर्न के अंदर ही एनेक्सर जो है, यानी कि रिकॉर्ड तो और इन्वाइसेस और वो सारी चीज़ें तो बाद की बात है, आपकी रिटर्न के एनेक्सर्स ही आपस में मैच ना कर रहे हों, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर दूसरी चीज़ क्वांटिटी,
अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे भी वैल्यू आती है, आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो मेजरिंग यूनिट के हवाले से है कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी जो आपकी है, जैसे अब यहाँ पे देखें ये मीटर के अंदर आ रही है फ़र्ज़ करें, तो ये मीटर के अंदर अगर आपने ये लिखा है तो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी और यूनिट और आगे सारे यूनिट ये सारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये नहीं है कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो किलोमीटर में फ़र्ज़ करें आ रही हो, ठीक है, या सेंटीमीटर्स के अंदर आ रही हो, तो और आपकी जनाब यहाँ पे मेजरिंग यूनिट मीटर हो, अगली सारी कैलकुलेशन। तो यानी कि बात करने का मसला ये है कि आपकी इनवाइसेस, आपका सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपका एनेक्स्चर, उन सारों के अंदर जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेजरिंग यूनिट के हवाले से। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगली चीज़ जो है वो है क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस। इसका ज़रूर ख्याल रखें कि देखें इस महीने आपका क्लोजिंग ये था, फ़र्ज़ करें 100 यूनिट है। अब आप अगर आगे जाके जब जून की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी ओपनिंग जो है वो पिछले महीने की क्लोजिंग के बराबर होनी चाहिए, ताकि कंसिस्टेंसी और कनेक्शन बन सके आपका। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें आप पिछली रिटर्न की क्लोजिंग यूनिट्स ज़रूर देखें। ज़ाहिर कॉमन सेंस यही है कि जहाँ पे 30 जून को कहानी ख़त्म हुई थी, यकम को कहानी वहीं से शुरू होनी है, यानी कि जहाँ पे आपका लास्ट क्लोजिंग था वो ओपनिंग भी, तो क्लोजिंग और ओपनिंग का भी आपने यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखना है। तो ये कुछ गुजारिशात थी, ये कुछ आइडियाज़ थे, ये कुछ प्रिकॉशंस थी एनेक्सर जे फाइलिंग के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन और ये हिदायत कुछ फ्रूटफुल रही होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।